गगनपुर गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रामलाल रहता था। रामलाल के दो बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज और छोटा बेटा राजू था। रामलाल रोज अपने दोनों बेटों के साथ खेत में काम पर जाता और दोनों को खेती बाड़ी का काम सिखाता। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो जाता है और दोनों भाई आपस में बात करते हैं। राजू, देखो अब पिताजी तो नहीं रहे, तो अब हम दोनों को जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, आप जैसा कहें। तो ठीक है, ये घर और गांव के बाहर जो खेत है वह सब मेरे हिस्से में आता है और जंगल के पास वाली जमीन और वहाँ का पेड़ तुम्हारे हिस्से में आता है। पर भैया, जंगल के पास वाली जमीन तो बहुत कम है गांव के पास वाली जमीन के मुकाबले। इतने में मेरा क्या होगा? अरे राजू, जमीन कम है तो क्या हुआ, आम का पेड़ भी तो है। उस पेड़ में जो आम आएंगे वो भी तो तुम्हें ही मिलेंगे। पर भैया, मेरा गुजारा कैसे होगा? तभी मनोज गुस्से से कहता है, देख राजू, मैं कुछ नहीं जानता। पिताजी की मैंने खूब सेवा की है और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, तो मेरा हक है ज्यादा हिस्सा लेने का। तुम्हें जितना मिल रहा है उतना ही ले लो और जाकर अपना काम करो। राजू निराश होकर वहाँ से चला जाता है और अपने मिले हुए हिस्से में एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों बाद राजू अपने बड़े भाई मनोज के पास जाता है। भैया, मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास जो जमीन है उसमें फसल ही नहीं उगती। मैं कोशिश करके थक गया हूँ। भैया, अगर आप अपने हिस्से में से थोड़ी सी जमीन मुझे दे दें तो मैं उसी में अपना गुजारा कर लूँगा। यह सुनकर मनोज सोच में पड़ जाता है। ये राजू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजू, वो क्या है ना कि मैंने वो जमीन एक सेठ के पास गिरवी रखी हुई है, क्योंकि मेरी पत्नी की माँ बहुत बीमार थी तो उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तो मेरी पत्नी ने कहा जमीन गिरवी रख दो, इसीलिए मैंने वो जमीन गिरवी रख दी थी। तो जब तक उस जमीन का कर्ज मैं पूरी तरह चुका नहीं दूंगा तब तक मैं उसमें से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जैसे ही कर्ज चुका दूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम उसमें थोड़ा हिस्सा ले लेना। राजू निराश होकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वह सोचता है, क्यों ना मैं भैया से कुछ दिनों का राशन ले लूं। जब मेरे पास राशन होगा तो मैं उन्हें लौटा दूंगा। यह कहकर राजू वापस मनोज के घर की तरफ जाता है। आपने अपने भाई से झूठ क्यों कहा कि मेरी माँ बीमार है और आपने जमीन गिरवी रखी है उनके इलाज के लिए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये राजू मुझसे जमीन का हिस्सा मांग रहा था। मैं उसको कैसे मना करता, मुझे कुछ उपाय नहीं सूझा तो मैंने यही कह दिया और वो चला गया। अब तुम जाओ और खाना बनाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है। अपने भाई और भाभी की सारी बातें राजू सुन लेता है और वह दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने आम के पेड़ के पास बैठकर दुखी होकर कहता है, हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ही ऐसी नाइंसाफी हुई। अब मैं क्या करूँगा, कैसे अपना घर खर्च चलाऊंगा? तभी वहीं पर पेड़ से एक आम गिरता है। राजू वह आम देखकर सोचता है, बहुत भूख लगी है, ये आम ही खा लेता हूँ। राजू वह आम खाने वाला ही होता है। तभी उसे ख्याल आता है, अरे, मैं ये आम अकेला कैसे खा लूँ? मेरी पत्नी भी तो भूखी होगी। तभी राजू आम के पेड़ से कुछ आम और तोड़ता है और आम लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मालती, मैं ये कुछ आम लाया हूँ। तुम्हें भी तो भूख लगी है ना? हम इन आमों को काटकर खा लेते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं अभी आम काट देती हूँ। मालती जैसे ही आम काटती है उस आम से सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर राजू और मालती दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी मालती सभी आमों को काटती है, उन सभी आमों से सोने की गुठली निकलती है। ये देख दोनों हैरान रह जाते हैं। मालती, ये सारे आमों की गुठलियाँ तो सोने की हैं, मतलब हमारा आम का पेड़ सोने की गुठलियों वाला है। मालती, अब हमारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और अब हम भी कोई नया काम शुरू करेंगे। एक गांव में रमेश अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। रमेश बहुत ही गरीब था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। रोज की तरह एक दिन रमेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। तभी जंगल में उसे एक हिरन पड़ी हुई दिखाई देती है। रमेश उस हिरन के पास जाता है
और देखता है हिरन जख्मी पड़ी है। अरे ये हिरन तो जख्मी पड़ी है, लगता है किसी ने इस पर वार करके इसे जख्मी कर दिया है। जख्म भी काफी गहरा लगता है, मुझे इस हिरन की मदद करनी चाहिए। रमेश को उस हिरन पर दया आ जाती है और वह सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस हिरन को घर ले जाता हूँ। घर पे जो दवा रखी है उससे ये हिरन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सोचकर रमेश उस हिरन को घर ले आता है। अरे ये हिरन कहाँ से ले आए आप, और ये तो काफी जख्मी है। सरला, जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो ये हिरन मुझे जख्मी हालत में पड़ी हुई मिली। मुझे इस पे दया आ गई तो मैं इसे घर ले आया। सरला, वो जो जख्म पर लगाने वाली दवा रखी है, अगर तुम वो दवा इसे लगा दोगी तो ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इससे दवा लगा दूंगी और अच्छे से इसकी देखभाल करूंगी। जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब आप इसे जंगल में छोड़ आना। सरला उस हिरन के जख्म पर दवा लगाती है और उसकी अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिन में हिरन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन रमेश जंगल से बिना लकड़ियाँ काटे वापस आ जाता है। ये देख सरला कहती है, अरे क्या हुआ, आप खाली हाथ ही आ गए? आज आप लकड़ियाँ काट कर नहीं लाए? सरला, जंगल के सारे सूखे पेड़ कट चुके हैं, अब कोई सूखा पेड़ नहीं बचा और हरे पेड़ की लकड़ियाँ गीली होने के कारण कोई खरीदता नहीं, तो भला मैं गीली लकड़ियाँ काटकर क्या करता। पर हमारे घर में तो आज राशन का एक दाना भी नहीं है, तो क्या हमें आज भूखा ही रहना पड़ेगा? पता नहीं सरला, भगवान को क्या मंजूर है, हमारी ये गरीबी कब तक हमें सताएगी। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सरला, दूसरा काम ढूंढने में काफी समय लगेगा, तब तक हम घर का खर्च कैसे चलाएंगे। पास में खड़ी हिरन उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तभी हिरन बोलती है, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगी। हिरन के इतना कहते ही वहाँ पर 2 खाने की थालियाँ आ जाती हैं, जिसमें स्वादिष्ट पकवान होते हैं। ये देखकर रमेश और सरला दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, हिरन तुम हमारी तरह कैसे बोल सकती हो। हाँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो रहा है। तभी हिरन कहती है, रमेश, सरला, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुई। मैं एक जादुई हिरन हूँ और तुम दोनों जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। हिरन की बात सुनकर रमेश और सरला दोनों बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें जो चाहिए होता वो हिरन से मांग लेते और हिरन उन्हें दे देती। धीरे धीरे वे दोनों बहुत अमीर हो गए। एक दिन हिरन अपने जादू से सरला को सोने का कंगन देती है और यह सब सरला की पड़ोसन कामिनी देख लेती है और चुपके से उनकी बातें सुनती है। सरला, ये सोने के कंगन तुम्हारे लिए। हिरन, तुमने पहले ही मुझे इतना सब दे दिया है, अब इसकी क्या जरूरत है। हिरन, अगर तुम ना होती तो हम आज भी गरीबी में ही जी रहे होते। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी वजह से है। हिरन और सरला की बातें सुन कामिनी सोचती है, अच्छा तो ये बात है, इस सरला के पास ये जादुई हिरन है जिससे ये जो भी मांगती है उसे मिल जाता है। कामिनी जल्दी जल्दी वहाँ से अपने घर की ओर जाती है। कामिनी का पति महेश कामिनी को जल्दी जल्दी आते देख कहता है, अरे कामिनी, आराम से, इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनिए, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज मैंने सरला और रमेश के इतनी जल्दी अमीर हो जाने का राज पता कर लिया है। कामिनी महेश को जादुई हिरन के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुन महेश आश्चर्य से कहता है, क्या रमेश के पास जादुई हिरन है जिससे जो कुछ मांगो वो दे देती है? अच्छा, तो इसीलिए ये दोनों इतनी जल्दी इतने अमीर हो गए। तभी महेश को एक विचार आता है और महेश कामिनी से कहता है, कामिनी सुनो, मेरे पास एक विचार है। मैं बाजार से बिल्कुल रमेश के जैसी हिरन लाकर रात को चुपके से उसके घर छोड़ आऊंगा और उसकी जादुई हिरन को अपने घर ले आऊंगा। उसी रात महेश ऐसा ही करता है। महेश बाजार से खरीदी हुई हिरन को रमेश के घर पर छोड़कर उसकी जादुई हिरन को महेश अपने घर ले आता है। महेश और कामिनी बहुत खुश होते हैं, ये सोचकर कि अब वे भी बहुत अमीर हो जाएंगे। वाह वाह,
आपने तो कमाल ही कर दिया। अब हमारे पास जादुई हिरन है। अब हम भी खूब अमीर हो जाएंगे। जल्दी से हिरन से खूब सारा सोना मांग लो। हाँ कामिनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जादुई हिरन, हमें खूब सारा सोना दो, जिससे हम रमेश से भी अधिक अमीर हो जाएं। हिरन उन्हें कुछ भी नहीं देती। वह चुपचाप खड़ी रहती है। ये देख महेश गुस्से से कहता है, अरे ये हिरन तो हमें कुछ भी नहीं दे रही। ए हिरन, जल्दी से मुझे सोना दो, वरना मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। ये कहकर महेश एक छड़ी उठाता है और गुस्से से हिरन को मारने लगता है। तभी हिरन कहती है, दुष्ट, तू मुझे मार रहा है। मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोग लालची और घमंडी इंसान हो। इतना कहकर हिरन गायब हो जाती है और वो दोनों देखते रह जाते हैं।